हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं पूरा, तो गारंटी है कि ज्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो लंदन में इंडिया हाउस है उसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक है वह श्याम जी कृष्ण वर्मा है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक हैं और इन्होंने ही जो है कि 1905 ईस्वी में लंदन में जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो यह किसने कहा था कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें किसने कहा था कि विभाजन जो है यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था। तो इसको जो कहने वाले थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ऐसा कहा था। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी का इस्तेमाल किया गया था तथा जो है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, तो यह जो है अपनाया गया था पहली बार जो है कि बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बंगाल विभाजन में पहली बार इसको अपनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो आंदोलन आपका शुरू हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जब जो है कि कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, तो उसके बाद जो है कि क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को जो है कि एक मीटिंग होती है और जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि हम जो है कि विरोध करेंगे इसका। और जो है कि उसके बाद क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है कि इसका विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है। और इसका निर्णय कब लिया गया था विभाजन करने का? तो वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और जिस दिन यह बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन जो है कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि जो बंगाल का विभाजन करके हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया जाए, जिससे कि यह आपस में लड़ लें और जो है कि उससे हम लोगों को फायदा होगा। तो इसको जो है कि सभी जो भारतीय नेता थे वह लोग समझते थे और भारतीयों ने इसे क्या किया कि शोक दिवस के रूप में मनाया। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उस समय, उन्होंने इस दिन को जो है कि राखी दिवस के रूप में मनाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है कि मुस्लिम लोगों को बुला करके और हिंदू लोगों से राखियां बनवाया। तो वहाँ पर उन्होंने भाईचारे को दर्शाना चाह रहे थे। तो राखी दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको मनाया। बाकी जो है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे वह लोग शोक दिवस के रूप में इसको मनाए थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और उसी को जो है कि प्रत्याघात करने के लिए स्वदेशी आंदोलन तभी से स्टार्ट किया जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत में कब अपनाया गया था। तो बंगाल विभाजन के समय जो है स्वदेशी और बहिष्कार भारत में अपनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए, यह प्रश्न भी आपका सेम ही वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है कि जो बंग भंग था मतलब बंगाल विभाजन था, उसके बाद कौन सा आंदोलन आपका शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यह
यह सभी प्रश्न आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। और यह जो प्रश्न आपका है यह 2015 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने आपको कराया वह 2023 में पूछा गया था आपका जो है कि बीपीएससी द्वारा। तो इसलिए यह सब इम्पोर्टेंट है। और यह तो आपका जो बीपीएससी टीचर का पेपर हुआ था 9th-10th का, उसमें वह प्रश्न आया था। तो इसलिए बंगाल विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डेट वगैरह तो आप याद ही रख लीजिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। निर्णय कब लिया गया था? तो 19 जुलाई जो है कि 1905 को जो है कि निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन करने का। और दोस्तों एक चीज़ और है कि पूछा जाता है कि 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उसके जो अध्यक्ष आपके थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले उसमें अध्यक्ष बने थे। और यह जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ दोस्तों, बताइए आप लोग कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो है कि भारत का वायसराय कौन था? तो वह आपका था लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेगा। लॉर्ड कर्जन जो है कि उस समय वायसराय था भारत का। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ भारत नहीं भारत है, तो स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वह स्पेशली बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए ही चलाया गया था। तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया तो वह 19 जुलाई आपका हो जाएगा। लेकिन जो है कि अगर पूछा जाता है कि कब से प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से जो है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? जी हाँ दोस्तों, जो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में कर दिया था तो उसके बाद यह विभाजन कब रद्द हुआ था? तो देखिए, यह जो विभाजन रद्द हुआ था यह 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 1911 में क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए जो है कि दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और इस दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि कौन आया था। तो दिसंबर में जो है कि जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में और महारानी मेरी आई थी। और उन्होंने ही जो है कि 12 दिसंबर को जो है कि इसको रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन को। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ से जो है कि आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही में कोई ज़रूरी सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है और कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए आप जरूर जो है कि हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी कब की गई थी? तो यह आपका किया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, उड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 में, उसमें जो है कि क्या चीज़ें दी गई थी वही चीज़ पूछा गया है। तो देखिए, पहला इसमें ऑप्शन जो दिया गया है कि इसके उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। इसमें जो है कि जो उड का घोषणा पत्र था उसमें जो है कि जो उच्च अध्ययन के लिए माध्यम अंग्रेजी के रूप में स्वीकार किया गया था, सिफारिश इसको की गई थी। तो यह सही है। इसने महिला शिक्षा
और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो यह भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यह जो है कि 1854 ईस्वी में आया था। तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए यह जो ऊँट का घोषणा पत्र था उसमें जो सिफारिश आपका किया गया था, पहली सिफारिश यह की गई थी कि उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जो है कि देसी भाषा की भी सिफारिश की गई थी, और इसके अलावा महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सिफारिश की गई थी। और तीसरा इसमें यह किया गया था कि प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई थी। और चौथा इसमें किया गया था कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता में जो है कि कलकत्ता में पहला, और बम्बई और कलकत्ता और बम्बई में और मद्रास में विद्यालयों की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो है कि पहले कलकत्ता में स्थापना किया गया, फिर बम्बई में बनवाया गया, और फिर मद्रास में जो है कि विश्वविद्यालय बनवाए गए थे, उसकी सिफारिश की गई थी। और उसके बाद जो है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी जो है कि सिफारिश की गई थी। तो यह सब जो है कि ऊँट के घोषणा पत्र में था, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसमें जो है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, यह भी आपका ऑप्शन सही है। अगला है कि कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी सही है। अगला है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो यह भी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। तो इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो देखिए यह जो लिखने वाले थे वह आपके कौन थे? तो वह थे W.W. हंटर। जी हाँ दोस्तों, हंटर है, W.W. हंटर जो थे, इन्होंने ही यह लिखा था कि यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लॉर्ड लिटन है इनमें से किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से लॉर्ड लिटन संबंधित है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ही लाया था। यह अखबारों पर रोक लगाने के लिए आया था और 1878 ईस्वी में इसको लाया था। तो इसके द्वारा पहला जो प्रतिबंधित होने वाला अखबार था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश था, जिसको जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसको आप याद कर रखिएगा क्योंकि यह लॉर्ड लिटन से संबंधित है। इसके अलावा जो स्ट्रेची कमीशन आया था यह भी आपका लॉर्ड लिटन से संबंधित है, और जो शस्त्र अधिनियम आया था यह इसी के शासनकाल में आया था जब यह वायसराय था। तो यह तीनों जो है कि एक दूसरे से संबंधित है, जो कि लॉर्ड लिटन से संबंधित है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन जो एल्बर्ट बिल है यह लॉर्ड लिटन के समय नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, जो यह आपका एल्बर्ट बिल है यह लॉर्ड रिपन के समय आया था। तो इसको आप याद रखिएगा। जब लिटन जो है कि हट जाता है उसके बाद जब वायसराय लॉर्ड रिपन बनते हैं तो उनके समय जो है कि एल्बर्ट बिल आता है, तो यह इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा आपका जैसे यह शस्त्र अधिनियम हो गया, स्ट्रेची कमीशन हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, यह सभी जो है कि लॉर्ड लिटन से संबंधित है। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो देखिए अगर हम बात करें कि किस वर्ष जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी 1924 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो सचिंद्रनाथ सन्याल इसके संस्थापक थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो यह लोग जो थे यह इनके सदस्य थे। और अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र सन्याल आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो कर्नल वायली था उसकी हत्या के आरोप में किसको जो है कि मृत्युदंड दिया गया था, तो वह थे मदन लाल ढींगरा। जी हाँ दोस्तों, मदन लाल ढींगरा को जो है वह जो है कि मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने क्या किया था कि करजन वायली की हत्या जो है 1 जुलाई 1909 में लंदन में जो है कि उन्होंने गोली मारकर कर दी थी। और वायली जो है कि भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। और 17 अगस्त 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा को जो है कि फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी थी। तो देखिए अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है यह आपका जो बनी थी यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 के तहत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनी थी। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर बनता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है कि प्रांतों में जो है पहली बार द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी के आधार पर प्रांतों में जो है द्वैध शासन को स्थापित किया गया था 1919 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों एक प्रश्न और बन जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था। तो 1935 ईस्वी में केंद्र में किया गया था। तो उस समय जो है कि तब इसको प्रांत वाला द्वैध शासन को हटा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अगर प्रांतों में पूछे तो 1919 में, और अगर केंद्र में पूछे द्वैध शासन तो 1935 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क में बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था। जी हाँ दोस्तों, जो रचना लिखी गई थी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, इसके लेखक जो है कि कौन थे, यही चीज इसमें पूछा गया है। तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इन्होंने लिखा था अरविंद घोष ने। जी हाँ दोस्तों, इसको जो लिखने वाले थे वह अरविंद घोष जी थे। तो इनको आप याद रखिएगा। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण जो है कांग्रेस की साम्राज्यवादी जो शक्तियों के कारण जो है ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष जो है कि काफ़ी दुखी होते हैं। और उन्होंने जो है कि लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लिखते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसमें कि इन्होंने जो है कांग्रेस की आलोचना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को, तो जो है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो वारन हेस्टिंग्स था वह जो है कि 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। और 1834 ईस्वी में जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो है कि 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिक जो था उसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रॉबर्ट क्लब बंगाल का जो है कि पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो कि इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तक और 1765 से 67 ईस्वी तक जो है कि वह रहा था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विलियम बेंटिक रहता तो वह सही हो जाता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें तेभागा आंदोलन की तो 1946 में जो बंगाल में आरंभ हुआ था यह किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, किसान सभा के नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय समुदायों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें 1902 ईस्वी में जो है कि लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को जो सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था
उसमें जो शामिल थे वह आपके थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, यह दो लोग शामिल थे उसमें। कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जो है वह इसमें शामिल थे, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना आपका 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो उद्देश्य 1885 में था कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि देश के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना था, यह उद्देश्य जो है कि था कांग्रेस का, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित करना था, तो यह भी आपका उद्देश्य था, तो इसलिए यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था, तो यह उद्देश्य नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें जो है कि उद्देश्य नहीं था, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही उद्देश्य नहीं था। चलिए चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं तो इनमें से कोई वाला भी नहीं रहता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और जो है कि किस आधार पर कार्य करेंगे, तो यह भी आपका उद्देश्य था, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें कितने मुस्लिम ने प्रतिभाग किया था, कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें आंसर की तो 33 मुस्लिम जो है कि उसमें भाग लिए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दूसरे में जो है कि 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर तीसरे सम्मेलन में पूछे तो तीसरे में जो है कि 81 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो कि मुस्लिम थे, और चौथे सम्मेलन में 221 प्रतिनिधि ऐसे थे जो कि मुस्लिम थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाए। और दोस्तों, जितने भी पार्ट हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अपलोड किए हैं, अभी तक 15 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो सभी पार्ट को आप देख जाइए। और अगर आप अच्छे से सभी पार्ट को पढ़ लेते हैं तो इतना गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, इसी में से पूछेगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है और वह सोचते हैं कि अभी वीडियो नहीं अपलोड हुई होगी। तो जिससे कि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप तुरंत वीडियो को देख सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप उससे भी इजी चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है लिंक को शेयर कर दिया जाता है और PDF वगैरह भी डाल दिया जाता है, तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।